शिल्पा सक्सेना। शिल्पा सक्सेना आप ऑन रखें, शिल्पा रानी ऑफ रखें। दोनों शिल्पा हैं इसलिए कंफ्यूजन। अच्छा सर। सर मैं शिल्पा सक्सेना। जी जी बिल्कुल नाम नजर आ रहा है। शिल्पा जी आपके बाद आएंगी, वो शिल्पा रानी है। शिल्पा जी, तो उनका बाद में कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, डॉक्टर शिल्पा नमस्ते सर। सर मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा सक्सेना है। मैंने पहले बीकॉम एमकॉम करने के बाद में फिर मैं श्री दयानंद सरस्वती से यूनिवर्सिटी से मानव संसाधन विकास विषय पर पीएचडी करी, जिसमें मेरा विषय था एचआरडी इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मैंने चुने थे। और वर्तमान में मैं उदयपुर में रहती हूँ और मैं एक निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रही हूँ। 2 साल से सर मैंने जॉब से छुट्टी ली हुई है और मैं इस एग्जाम की तैयारी में लगी हूँ। ओके। आपके जिस क्षेत्र में आप हो अभी, व्याख्याता हो आप अभी, उसका प्रशासन में क्या उपयोग है? सर मुझे 15 साल हो गए प्रशासन पढ़ाते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रशासन में थियोरेटिकल तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब जाना चाहिए। और मेरा इंटरेस्ट है कि जो कॉलेज में हमारे बच्चे आते हैं जनजाति क्षेत्र के, उदयपुर में बहुत ज्यादा रेशियो है महिलाओं का और जनजातियों का, तो जब उनकी समस्याएं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, पढ़ा तो बहुत लिया, अब जाकर थोड़ा कुछ करना चाहिए। या जो नीतियां बनी तो बहुत है लेकिन उनको पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई ढंग से, तो मेरा इंटरेस्ट ये हुआ कि मुझे एक बार ये ट्राई करना चाहिए एग्जाम और देकर देखना चाहिए। इसलिए मेरा इंटरेस्ट है कि सर मैं प्रशासन में आऊं। कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो आपको लगता है कि बनी तो है पर लागू नहीं हुई? सर जनजातियों के लिए बहुत सारी नीतियां बनी है, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं, लेकिन वो कागजों में ज्यादा रही हैं और वो जैसे ग्राउंड पर नहीं आ पाई। कुछ योजनाओं का नाम बताइए। बच्चों को मालूम भी नहीं है उन लोगों की, जैसे अनुप्रति योजना है और जैसे ये जो भामाशाह योजना भी है, ये भी बेसिक अभी लोगों को पूरा पता नहीं है। और सरकार ने एक ट्यूशन फीस के लिए भी एक योजना बच्चों के लिए चलाई थी, जिसमें वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की फीस सरकार देती है, तो वो अभी मालूम नहीं है बच्चों को। एक आने जाने के साधन के लिए भी सरकार ने योजना चला रखी कि स्कूल की दूरी अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो बच्चों को उसके लिए कुछ सरकार अपना भत्ता देगी, लेकिन वो भी उससे लोग क्या जागरूक है नहीं ज्यादा है। अनुप्रति योजना, क्या है? सर अनुप्रति योजना में जो बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग की परीक्षा देना चाहते हैं उनको सरकार 25,000 से, अलग अलग मापदंड है, 25,000 से लेकर, और जो आरएस का एग्जाम देते हैं उनको 50,000, और जो नेशनल लेवल का एग्जाम देते हैं उनको 1 लाख तक का सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाती है। जो बीपीएल परिवार हैं या जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, उन लोगों के लिए योजना चलाई है। ओके। संविधान में जनजातियों के हितों का संवर्धन करने के लिए कहाँ प्रावधान किया गया है? संविधान में सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी सर। सर एक कोई तो आयोग हमारे बनवा मौलिक के? अधिकारों में भी। जी बताएं, सॉरी सर। मौलिक अधिकारों में कहाँ है, कर्तव्यों में कहाँ है, कोई आयोग है तो? सर जी मौलिक अधिकार में तो सर समानता का अधिकार, जैसे कि ये है ही हमारे इसमें और अनुच्छेद 12 में है, 14 में है। और शिक्षा का अधिकार है, उसमें भी है कि सबको सामान्य और नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विशेषकर सरकार जो उपलब्ध ऐसे अनुच्छेद बताइए जो स्पेशली जनजाति से संबंधित हो। हाँ, या पिछड़े वर्ग से संबंधित हो, जो वर्ग पीछे रह गए हैं, जिनका विकास नहीं पाया, उनसे संबंधित हो। सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, ओके। मैंने पढ़ा तो कोई है। जनजातीय आयोग भी है वर्तमान में? मुझे ध्यान नहीं है सर अभी, सॉरी सर, ओके याद नहीं आ रहा ओके। मुझे। कोई अच्छा ये बताएं कि प्रशासन में आप क्या पढ़ाते हैं? सर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, प्रबंध के सिद्धांत, ये मेरे सब्जेक्ट है, और मानव संसाधन बिजनेस प्रबंध। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सर व्यवसाय को चलाने के लिए जो बेसिक एथिक्स वगैरह अपन को चाहिए, व्यवसाय को कम लागत पर अधिक प्रभावशाली तरीके से कैसे चलाया जाए, उससे संबंधित सारे सिद्धांतों का लेखा जोखा इसमें क्या किया है जाता वो है। बेसिक एथिक्स, क्या है? व्यवसाय को चलाने के लिए लोगों से काम कराने की कला है, कैसे आप लोगों को इकट्ठा करेंगे और कैसे
ऐसे प्रयास करेंगे कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इसके लिए कुछ ओके सिद्धांत बताए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने, उनको इसमें हम अप्लाई करते हैं, तो पढ़ाया ओके जाता है ओके बच्चों को। ठीक है। वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज क्या है? प्रशासन में जो नैतिकता हम बात करते हैं हाँ सर, कुछ जी नैतिक गुण बताए गए हैं जो प्रशासकों के लिए बेसिक मापदंड होते हैं, जैसे ईमानदारी है और दृढ़ निश्चय, वस्तुनिष्ठता, एम्पैथी और समर्पण की भावना। ये इनको लेकर के चला जाए तो प्रशासन में अच्छा, एक एक गुण नैतिकता। पूछा जाए कि एक गुण बता दीजिए कोई भी जो सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रशासन में हाँ जी। सर ईमानदारी। अच्छा ओके, क्या होता है ईमानदारी? ईमानदारी हमारी नैतिकता से जुड़ी ही है। अगर हम ईमानदारी से काम करे लेंगे तो बाकी गुण अपने आप उसके पीछे पीछे हमें अपने आप ही सध जाएंगे सर। ईमानदारी से कार्य करने का अर्थ क्या है? सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, उसको उसी तरीके से लागू करना जिस विचार को सोच करके वो बनाई गई थी। ओके, एक और वर्ड यूज किया आपने, वस्तुनिष्ठता। वो जी क्या? सर। सर ऑब्जेक्टिविटी की एक प्रशासक को हमेशा तटस्थ रहना चाहिए, ना इधर ना उधर। यानी जो समय और परिस्थितियों के अनुकूल हो और जो होना चाहिए वो वही करे। पक्षपात से पूर्ण उसकी भावना न हो, या किसी भी योजना को लागू करने में पक्षपात न हो, झुकाव न हो, राजनीति से प्रेरित न हो, या अपने खुद के अंदर के विचारों से वो प्रेरित ना हो। हम सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है, उस सोच को परे रखते हुए तटस्थ रह करके डिसीजन लिया जाए और कार्य को किया जाए। ओके, चलिए, आप कोटा के मूल निवासी हो। हाँ जी सर। अच्छा, ये बताएं कि कोटा कितने जिलों को स्पर्श करता है? कोटा का बॉर्डर कितने जिलों को स्पर्श करता है? सर कोटा बूंदी को, बारां को, झालावाड़ को और चित्तौड़ को स्पर्श करता है। कंफर्म हो? हाँ जी सर। ओके। और कोटा से बूंदी, ये बूंदी, बारां, ये सब कब अलग हुए हैं? आप एक सीक्वेंस बता सकते हैं कि अब ये जिले कोटा से अलग हुए? सर बूंदी तो शुरुआत में ही अलग हो गया था, जब कोटा को एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया गया था। बारां का मुझे सर ध्यान नहीं है, बहुत लेट हुआ था। बारां को जिला अभी 10 साल पहले के आसपास बनाया गया है, मुझे एग्जैक्ट सन ध्यान नहीं है सर इसका। अच्छा। और अ, कोटा राजस्थान का कौन सा जिला है? आप संख्या में कहाँ रखोगे इसको? सर बनने से लेकर या फिर एजुकेशन में और बनने से लेकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइज्ड कब हुआ ये कोटा? मैं समझी नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कैसे सर? मतलब कोटा राजस्थान का एक प्रशासनिक जिला कब बना? सामान्य शब्दों में जिला कब बना? मुझे आइडिया नहीं सर, सॉरी ओके सर, मुझे ध्यान नहीं है। ओके, कोटा प्रजामंडल के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? कोटा प्रजामंडल का नेतृत्व सर यहाँ के नैनू राम थे, उन्होंने किया है। और ओके ज्यादा मुझे सर अभी प्रजामंडल मैंने पढ़ा नहीं सर अभी ध्यान ध्यान से ओके सर। ओके, बैठो, 5 मिनट बैठो। अच्छा, ये बताएं कि कोटा को राजस्थान का कानपुर क्यों कहते हैं? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है एकीकरण पढ़ा है? सर, सुना ही नहीं दिया सर। एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण पढ़ा है आपने? हाँ जी सर। अच्छा, कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? ये 7 चरणों में पूर्ण हुआ है सर। अच्छा, 7 चरणों के नाम बता सकते हो? सर पहला तो मत्स्य संघ था, फिर वृहद राजस्थान, फिर बृहत्तर राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर संयुक्त वृहद राजस्थान, फिर ये आधुनिक संघ, ये अच्छा, राजस्थान संघ। क्रम, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताएं कि कोटा का दशहरा काफी प्रसिद्ध है, हाँ जी सर। कारण? तो यहाँ का
रावण की विशेष प्रतिमा जो बनती है वो काफी इतनी ऊंची होती है, जो हमारे पूरे देश में और कहीं भी इतनी ऊंची और विशाल भव्य प्रतिमा नहीं लगाई जाती। एक तो ये कारण है। अच्छा और मुझे ध्यान नहीं है सर कि दशहरा मेला। अच्छा, ये बता सकते हैं कोटा का आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? ये आधुनिक कोटा के निर्माता किससे कहा जाता है? नहीं सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है जी, राजेश सर। जी सर। जी शिल्पा जी, सुन पा रहे हैं? नमस्ते सर। हाँ जी सर। नमस्ते। आपकी हॉबी है डांस, म्यूजिक और कुकिंग। हाँ जी सर। अच्छा, डांस की शुरुआत कब से हुई थी? सर नृत्य मंदिरों से निकला है बेसिकली। ये साउथ की तरफ मंदिरों में भगवान के सामने किया जाता था नृत्य, और ब्राह्मण जो है जाति, इसके लिए ऐसा मैंने पढ़ा है कि वहां से ये थोड़ा प्रसिद्ध हुआ। अच्छा, उत्तर के जो मंदिर है वहां से, दक्षिण मंदिर भारत सॉरी। मंदिरों का निर्माण ही 1500 साल पहले हुआ है। उससे पहले नृत्य नहीं होता था। सर अच्छा, होता था। एक वेद है हमारे 4 वेदों में से हम्म, एक, जो संगीत और नृत्य के लिए जाना जाता है, जिसमें संगीत और नृत्य का उल्लेख है। कौन सा वेद है वो? सर सामवेद है। सामवेद। अच्छा, सामवेद। साम का अर्थ बताएंगे इसमें? सर इसमें साम का यज्ञ के समय गाए जाने वाले गाने, गाने धुन या लय से, जहां तक मुझे ध्यान है सर, ये इससे संबंधित है, मंत्रों के उच्चारण से संबंधित है। जी। अ, ये बताइए, गंधर्व क्या होते हैं? गंधर्व। सर मुझे गंधर्व का आइडिया नहीं है, सॉरी सर। नाम तो सुना होगा आपने। हाँ सर, नाम सुना है, मंदिरों से ही संबंधित है कुछ, पर ऐसे एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा सर। चलिए, आपने अभी दक्षिण भारत के मंदिरों की बात की, तो देवदासी प्रथा क्या होती थी, ये बताइए मुझे थोड़ा। सर इसमें क्या, कुंवारी कन्याओं का जो है, ऐसा कहते थे कि भगवान के साथ में विवाह करा दिया जाता था, और उनको ये कहा जाता था कि यही आपके जो है पति हैं, और वो पति की तरह ही भगवान की पूजा करती थी और मंदिरों में ही रहती थी। अच्छा, सही मानती हैं क्या आप इसको? नहीं सर, बिल्कुल गलत है ये। महिलाओं के शोषण का एक ये पुराना तरीका है सर, मेरी नजर में, मेरी निजी राय है ये। अच्छा, एक मूवी भी बनी है इस मुद्दे पर, इंडिया में। ध्यान नहीं है सर कौन सी। अच्छा, सत्यम शिवम सुंदरम मूवी आपने हाँ देखी जी। कभी? हाँ देखिए सर। अच्छा, तो उसका बता सकते थे आप? हाँ उसमें सर यही मुझे बताया ध्यान है। हाँ उसमें यही बताया गया है कि वो मंदिर में रहती हैं, देवदासी होती हैं, तो शोषण है सर एक तरीके से महिलाओं का। अच्छा, वर्तमान में भी है क्या ये प्रथा, देवदासी प्रथा? नहीं सर, अभी तो काफी टाइम से ऐसा सुनने में आया नहीं है, और सरकार ने क्योंकि नियम कानून काफी कड़े कर रखे हैं, तो कहीं एक आध कुछ एक कभी कभार एक केस सुनने में भी आ जाता है, तो सरकार उस पर फौरन रोक लगा देती है। अच्छा, कुकिंग आपकी हॉबी है। हाँ जी सर। कुकिंग का प्रशासन में क्या रोल हो सकता है? सर कुकिंग का प्रशासन में डायरेक्टली तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अगर हम प्रशासनिक योजनाओं को गांव की तरफ लेके जाते हैं और महिलाओं से संबद्ध होते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं हम जोड़ सकते हैं थोड़ा। अच्छा, महिलाओं को मान जो ली। स्वरोजगार का हम प्रशिक्षण देते हैं, तो उसमें इसका यूज हम कर सकते हैं कि वो अपना खुद का रोजगार चला सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे कोरोना काल था, और उसमें काफी जनों को भोजन की समस्या हुई थी। हाँ आप जी। कहीं पर तैनात हैं एज ए एसडीएम, और आपको कुकिंग करना आता है, और आपको लगा कि कुछ प्रवासी मजदूर भूखे हैं, तो आप उनको भोजन नहीं करवा सकते? करवाएंगे सर, बिल्कुल करवाएंगे। और तो साथ में आसपास के और लोगों में भी ये पूरा फैलाएंगे इस विचार को, ताकि वो भी उसमें जुड़ जाएं और उसके साथ हों। और ये एक अच्छी जनता से जुड़ने का सबसे बढ़िया मौका है। अच्छा, आपने कहा डायरेक्टली कोई यूज नहीं हो सकता।
हाँ, डायरेक्टली तो नहीं हो सरकार, जैसे सर हम सरकार की नीतियों की तरफ चलें तो ऑन पेपर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम पर्सनली अपना इनिशिएटिव लेकर के इसको हम कर सकते हैं। हाँ, तो प्रशासन एक पर्सनल स्किल ले लेते हैं आप इसको, कि हाँ प्रशासन जी में सर। इसका यूज ले सकते हैं। हाँ जी हाँ, सर। मान लीजिए जैसे लोग आपके पास हम अपनी समस्या लेके आए और उग्र तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए जैसे आपके सामने फूड सर्व किया हुआ है, तो आप फूड सर्व करते हैं, तो उससे कोई अच्छा मैसेज जाता है क्या? बिल्कुल जाता है सर। और ये लोगों से जुड़ने का सबसे आसान और सबसे अच्छा उपाय है उनको खुश करने का, कि हम उन्हें खाने के लिए पहले आमंत्रण दें। अ, अपने उच्च अधिकारियों को आप फूड सर्व करती हैं तो? सो ये भी एक अच्छा तरीका है, किसी भी मीटिंग को शुरू करने से पहले या कोई एक स्पेशल दबाव वाली बात को शुरू करने से पहले एक जरूरी तरीका है ये, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लाया जा सकता है। बिल्कुल जी। कॉमर्स आपका सब्जेक्ट रहा है। हाँ जी सर। ये बताइए, जो 91 के आर्थिक सुधार हुए थे, उनका विरोध हुआ था क्या भारत में? सर विरोध का तो पता नहीं, वैसे सर जो भी कोई परिवर्तन समाज में नया आता है जो हम प्रबंध में पढ़ाते हैं उसका विरोध होना जायज है और होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो योजना धरातल पर आती है, उसके पॉजिटिव परिणाम जब बाजार में आने लगते हैं तो जनता अपने आप उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेती अच्छा, और 91 के जो सुधार हुए थे उनके बारे में है। हाँ कुछ जी सर। बताएंगे आप? हाँ, सरकार ने सर जिस समय ये पीवी नरसिम्हा राव सरकार आई थी, उस समय जो देश की हालत थी काफी हम नीचे चले गए थे, हमारा जो विदेशी विनिमय भंडार है वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसलिए लागू किया गया था कि सरकार ने जो बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा रखे थे विदेशी विनिमय बाजार पर, और ये जो फेरा एक्ट सरकार ने बनाया था उसको रेगुलेट करने की जरूरत थी, और ये सही समय पर लाया गया है, क्योंकि अपने आप को आइसोलेट करके देश का विकास संभव नहीं है। तो ये जरूरी था कि हम ग्लोबलाइजेशन करके पूरे विश्व से जुड़े और अपने यहाँ के उत्पादों को बाहर तक पहुंचाएं और आयात और निर्यात को थोड़ा इजी करें। अच्छा, मनमोहन सिंह जी का कोई रोल था क्या इनमें? हाँ जी सर, उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और उनकी नीतियां काफी कुछ काम में आई, और उन्होंने विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनसे भी काफी कुछ मदद ली, अपने ये जो भंडार खाली हुए थे, विदेशी विनिमय काफी कम रह गया था उसको कंप्लीट करने में, और पॉलिसीज भी बहुत अच्छी लाई गई थी उनके द्वारा। अच्छा, आपने अभी फेरा एक्ट बताया था, एक फेमा और होता था। हाँ जी फेरा और फेमा में क्या डिफरेंस? सर, पहले ये जो एक्ट था ये रेगुलेशन एक्ट था, यानी सरकार का काम था कि विदेशी विनिमय को नियंत्रित करे, जिसमें सरकार ने आयात निर्यात पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए थे, विदेशी निवेश जो हमारी कंपनी में होता है उसमें उनकी सीमा तय कर रखी थी, और फेरा के तहत जो अपराधी पाया जाता था उसको अपना अपराध खुद सिद्ध करना होता था, और एक ये सिविल अपराध ना होकर के ये मुझे शब्द ध्यान नहीं आ रहा सर, ये अ, अपराध की श्रेणी में इसको माना जाता था। सरकार ने अब जो नया एक्ट लाया है वो मैनेजमेंट एक्ट है, यानी विदेशी विनिमय को प्रबंधित करना, मैनेज करती है अब सरकार। अब सरकार इसमें प्रतिबंध नहीं लगाती, और इसके अंदर अगर कोई दोषी पाया भी जाता है तो उसमें सरकार ने दंड काफी कम कर दिया है, और सरकार का इरादा विदेशी मुद्रा को या विदेशी विनिमय को नियंत्रित करने का नहीं है, बल्कि केवल उसका प्रबंध करने का इरादा है सरकार का। अच्छा, ये बताइए, विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार जो हम आयात और निर्यात जो विदेशों से मैनेज करते हैं, तो जितने ज्यादा हमारे निर्यात होंगे उससे जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है वो सरकार आरबीआई के पास में एज अ सिक्योरिटी हम लोग जमा रखते हैं, जिसका कुछ निश्चित अनुपात होता है, और जो विदेशों में हमें चुकाना है वो ऋण हो या फिर माल आयात किया उसके बदले में जो पैसा देना है उसके लिए इसको यूज में लाया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा। हाँ जी सर। इसमें जो यूएस डॉलर होता है उसको शामिल करते हैं क्या? हाँ जी सर। श्योर है आप? हाँ जी सर, 5 विदेशी बड़ी मुद्राएं हैं जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन ये ठीक शामिल है, है। धन्यवाद। थैंक यू जी सर। ललिता। जी अतुल सर। अतुल सर। जी शिल्पा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते शिल्पा जी।
शिल्पा जी, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, जी सर। वाइस प्रिंसिपल भी रह चुके हैं इसके पहले। हाँ जी सर। इतने क्वालिफाइड हैं, ओवर क्वालिफाइड नहीं है इस सेवा के लिए जिसमें अब आप आना चाह रहे हैं? नहीं सर, ओवर क्वालिफाइड तो नहीं है। हर काम जो नए सिरे से किया जाए वो बिल्कुल नौसिखिए की तरह ही लगता है। तो मैंने थोड़ा लेट डिसीजन लिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे प्रशासन से संबद्ध होना चाहिए, और दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका मिला तो मैं प्रशासन में जाना पसंद करूंगी सर। इतने लंबे टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद क्यों आना चाहते हैं? क्यों उससे मन आपका हट गया है टीचिंग के फील्ड से? मन नहीं हटा है सर, मेरा पसंदीदा ये जॉब है और मुझे बहुत पसंद है कि इतने सारे लोगों से मैं रूबरू होती हूँ और हर दिन लगता है कि कुछ सीखने को मिला। प्रशासन में भी है सर, यही चीजें हैं सारी, और ज्यादा अंतर मुझे नजर आता नहीं है। थोड़ा सा इसमें चैलेंजेस ज्यादा हैं सर प्रशासन में। ओके, तो चैलेंज लेने का मन कर रहा है आपका? हाँ सर। अच्छा अच्छा, लेकिन आपका तो सर्विस भी बहुत कम टाइम के लिए आप दे पाएंगे। एक जो यंग 20-22 साल का एक बच्चा है, उसे क्यों हम भर्ती नहीं करेंगे? अगर एक वो ऑप्शन है और एक आप ऑप्शन है तो। सर सरकार ने इसके लिए अधिकतम आयु तय कर रखी है 60 इयर्स, और सरकार ये मानती है कि एक व्यक्ति 60 साल की उम्र तक अच्छी सेवाएं देने के लिए मतलब कि वो है, मौजूद है, और 60 साल तक वो परफेक्ट है अच्छी सेवाएं देने के लिए। इसलिए अभी मेरे पास समय है और सरकार ने मुझे मौका दिया है कि मैं नहीं, समय का बिल्कुल सही बात सदुपयोग है। मैं ये करूं। पूछ रहा हूँ कि अगर एक 21 साल के व्यक्ति को हम शामिल करें तो उसके पास 40 साल का समय है सेवा देने के लिए। सर उसकी उनके तुलना पास में आपके अनुभव कम पास। है। जी। मुझे लगता है कि मेरे पास उन लोगों से बहुत ज्यादा, बाजार का, बच्चों का, बहुत सारे लोगों से अपने वार्तालाप करने का ज्यादा अनुबंध है, और वो जिसको सीखने में 15 साल लगाएंगे वो मैं सीख चुकी हूँ, और मैं डायरेक्ट प्रशासन में अच्छी सेवाएं दे सकती हूँ। ओके, वेरी गुड। चलिए, जितना आपका ये लंबा अनुभव है बहुत संक्षेप में 2 लाइन में मुझे बताइए कि इसका प्रशासन को क्या फायदा होगा? मैं टीचर होने के नाते बच्चों से, उनके माता पिता से और एक बहुत बड़े वर्ग से जुड़ी हुई हूँ, और धरातल तक मुझे पता है कि लोगों की वास्तविक समस्या क्या है, और प्रशासन में सरकार जो नीतियां बना रही है वो कैसे जनता तक पहुंचाई जाए और प्रभावशाली तरीके से लागू की जाए, उसके लिए मुझे लगता है कि सर मुझे पर्याप्त अनुभव हो चुका है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से पीएचडी की है, एचआरडी जी से सर। पीएचडी की है आपने हाँ बेसिकली? जी ओके, क्या होता है एचआरडी? सर, ये पूर्ण रूप से मानव संसाधन से संबंधित है कि हम कैसे एक उपक्रम में, मेरा जो विषय रहा था कि एक उपक्रम में मानवीय संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं कि एक संस्था कम लागत पर ज्यादा उत्पादन कर सके और प्रभावशाली तरीके से कर सके। इसमें हम शिक्षा को भी शामिल करते हैं, कभी ये शिक्षा से संबद्ध भी रहा और कभी अलग भी रहा, पर कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि देश के मानवीय संसाधनों का सदुपयोग किया जा सके और उनका एचआरडी विकास। और एचआरएम में क्या डिफरेंस होता है? सर एचआरएम में तो हम मानव संसाधन का प्रबंध करते हैं, हमारे पास जितने मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं उनको हम कैसे मैनेज करें कि वो अपनी अधिकतम क्षमता हमें दे सकें और उनको अधिकतम संतुष्टि एक संस्था प्रदान कर सके। एचआरडी में हम मानव का विकास करते हैं, नित्य नई नई ट्रेनिंग दे करके, डेवलपमेंट प्रोग्राम चला करके, मेंटल सेटिस्फेक्शन दे करके। एक मनुष्य तो सभी हैं, लेकिन उसको विकास करना, उसके विचारों का विकास करना, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ये हम मानव संसाधन विकास में करते हैं सर। तो एचआरएम में मैनेजमेंट में डेवलपमेंट इंक्लूड नहीं होता है? नहीं सर, मैं डेवलपमेंट के लिए अलग से कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कई सारी संस्था चलाती है, सरकार भी चलाती है। सरकार भी अपने जो पहले से ही नियुक्त अधिकारी हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए प्रशिक्षण देती है और सेमिनार और वर्कशॉप चलाती है, तो वो तो उनका विकास करने के लिए ही चलाती है। लेकिन प्रबंध जो पहले से मौजूद है उनको कैसे मैनेज करें, उनकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं, वो प्रबंध सर मेरी नजर में वो प्रबंध किया जाता है। ओके, वेरी गुड। दोनों में कौन सा व्यापक है और कौन सा नैरो संकुचित है? सर मानव संसाधन विकास मानव प्रबंध का ही भाग है। कुल मिलाकर तो सब जगह मानव संसाधन प्रबंध ही काम में लिया जाता है, लेकिन उसका एक भाग है कि जब उनका प्रबंध हमने कर लिया है तो अब उनके विकास की सोची जाए कि अब ये ऑलरेडी जो मौजूद है उसको हम कैसे डेवलप करें और ज्यादा ब्रॉड लेवल पर लेकर के जाए। वो विकास उसका एक भाग हुआ प्रबंध का।
चले, बहुत अच्छी बात है। जब आपने पीएसयू में एचआरडी की स्टडी की तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कंपेयर जरूर किया होगा आपने। हाँ जी सर। क्या डिफरेंस पाया आपने पीएसयू में और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की एचआरडी में? बहुत अंतर है सर। सरकार के यहाँ ये विभाग चलाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी केवल बस मौजूदगी भर है और बहुत ज्यादा काम इन पे नहीं हो पाया। हालांकि सरकार के संसाधन क्योंकि ज्यादा हैं, अनलिमिटेड हैं, तो सरकार ने वृहद स्तर पर प्रोग्राम चलाए हैं, लेकिन निजी क्षेत्र ने भले वो छोटा प्रोग्राम चलाते हैं, भले वो कम लोगों को शामिल करते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी ज्यादा है और उसका वो लोग बराबर अनुवर्तन जो हम करते हैं, फीडबैक लेने का काम, और उसमें अगर कुछ कमी रह गई तो उसको फिर से सुधारने का काम, ये निजी क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। और सरकारी उपक्रम में हमने ये पाया कि ये बंद होने की कगार पर है। जो मानव संसाधन विभाग काम कर रहे थे, एक्चुअली वो पर्सोनल डिपार्टमेंट भी उसमें शामिल कर दिया, श्रमिक विभाग से संबद्ध कर दिया। वो टोटल एचआरडी डिपार्टमेंट नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और एचआरडी के नाम पर वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, वो केवल सैलरी दे रहे हैं या योजनाएं चला रहे हैं। और निजी क्षेत्र मानव संसाधन विकास कर रहा है, मतलब वो वाकई में मानव संसाधनों का विकास कर रहा है, वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इस चीज पर। ओके, वेरी गुड। ये तो पीएसयू वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की बात हाँ होगी। जी। अगर हम पीएसयू वर्सेस जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी बात करें, तब क्या आपको डिफरेंस फील हुए दोनों में? जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, या सरकार की और जो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट है, पुलिस या जो भी, उनकी भी आपने स्टडी की है कुछ ऐसी कंपेयर करके कि पीएसयू वर्सेस ट्रेडिशनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? नहीं सर, ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट का तो ज्यादा इसमें कहीं हमने लिया नहीं, जिक्र नहीं किया। तो जो बड़े जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, जो नामी गिरामी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल है, आरईपीएस रावत भाटा है, इनको लेकर के ही लेकिन चलिए खैर, अब तो आपका इतना लंबा अनुभव है, पीएचडी में नहीं भी आपने शामिल किया, लेकिन इस दौरान भी आप भी, मुझे लग रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही अभी भी काम कर रहे हैं। हाँ तो जी इस सर। दौरान भी कुछ आपने ऐसे अंतर देखे होंगे कि ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट की क्या स्थिति है एचआरडी को लेके? सर स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है, और अगर इस पे ध्यान दे दिया जाए तो ऐसा लगता है कि बाकी चीजें अपने आप ही सही होती चली जाएंगी, क्योंकि बाकी संसाधन तो निर्जीव हैं, सजीव तो अकेला मानव ही है। और अगर मानव संसाधन विकास जो हमारा चल रहा है, या जो डिपार्टमेंट है या सरकार ने ऐसे डिपार्टमेंट कुछ बनाए हैं, तो अगर वहीं से जीरो लेवल से शुरुआत की जाए तो बाकी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग अपने आप हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। थोड़ा मुझे बताएंगे ओरिजिन कब हुआ था इस कंसेप्ट की शुरुआत एचआरडी की? मुझे एग्जैक्टली तो सर ध्यान नहीं आ रहा, हालांकि मैंने पढ़ा है। सर 1985 में मानव संसाधन विभाग ये बनाया गया था। पहले शिक्षा विभाग के नाम से था, फिर इसमें मानव संसाधन विभाग को इसमें शामिल कर लिया गया। जी जी, ये तो इंडिया की बात कर रहे हैं आप, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड लेवल पे भी देखें तो एचआरडी का कॉन्सेप्ट कब आया था? सर मानव संसाधन पे सबसे पहले जॉर्ज इल्टन मेयो ने ध्यान आकर्षित कराया था। वैसे हेनरी फ्योल ने भी इस बारे में अपने कुछ सिद्धांत बताए थे, लेकिन जॉर्ज इल्टन मेयो, उनका ज्यादा इसमें योगदान रहा है। एक आवश्यकता कर्मठता विचारधारा जो बनाई थी मैस्लोज ने, उन्होंने भी इस तरफ ध्यान दिलाया था कि कहीं ना कहीं अनौपचारिक तरीका भी होना चाहिए मानव से जुड़ने का और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का। तब जाकर के ही हम जो है एक संस्थान का विकास कर पाएंगे या कार्यशाला का विकास कर चलिए, पाएंगे। मैं और एक नाम आपके सामने लेता हूँ, एफडब्ल्यू टेलर। हाँ जी सर। एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में ट्रेनिंग की भी बात की थी, परफॉर्मेंस अप्रेजल की भी बात की थी, बेटर वर्क सिचुएशंस की भी बात की थी। तो क्या टेलर का कंट्रीब्यूशन नहीं लगता आपको एचआरडी के? बहुत ज्यादा है सर। पहले जो अव्यवस्थित था उसको व्यवस्थित करने का श्रेय हम टेलर को दे सकते हैं कि साइंस को इन्होंने पहली बार मैनेजमेंट में डाला कि काम तो सभी जगह हो रहा है, मानव सभी जगह काम कर रहा है, लेकिन अगर उसमें हम थोड़ा सा साइंस डाल लें कि श्रम जो है, श्रम का बंटवारा साइंस के आधार पर हो, कार्य का बंटवारा साइंस के आधार पर हो, मजदूरी, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति जो इन्होंने बताई कि अगर थोड़ा सा उसमें इनिशिएटिव डाल दिया जाए और जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छी सैलरी डाल दी जाए तो एक मोटिवेशन हमें अलग से मिलेगा। विज्ञान इन्होंने डाला, ये बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। और फ्योल का नाम लिया, टेलर का नहीं लिया, तो मुझे लगा टेलर से क्यों नाराजगी है? टेलर जरूरी है बहुत। हेनरी फ्योल और टेलर तो इसका आधार है हमारे प्रबंध का, और बहुत अच्छे काम इन्होंने किए। जी, चलिए, वेरी गुड। इंडिया में, चलिए अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में कब शुरुआत हुई है एचआरडी की? इंडिया में सर बेसिक तो मुझे ध्यान नहीं है, पर हाँ ये विभाग बना तब से लोगों का ध्यान इस और गया
कि मानव संसाधन उसके प्रबंध पहले भी शुरुआत होना चाहिए। होती थी प्राइवेट कंपनीज में तो एचआरडी की हमारे देश में? सर टाटा कंसर्न सबसे पहली बार लाए थे और मानव संसाधन प्रबंध सबसे पहली बार टाटा कंपनी ने यूज किया था। टाटा या एल&टी? हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ सर। जहां तक मेरी जानकारी है कि 1975 में एल&टी फर्स्ट कंपनी थी इंडिया की जिसने एचआरडी डिपार्टमेंट ही एक अलग बनाया था। ठीक है सर, मुझे आइडिया नहीं सर, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है ठीक है। गवर्नमेंट के लेवल पे एचआरडी को कौन हैंडल करता है? कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है एचआरडी को? ये मानव संसाधन विकास विभाग जो है सरकार का, वो मैनेज करता है सर पूरा। एचआरडी मिनिस्ट्री? हाँ जी, एचआरडी लेकिन मिनिस्ट्री। एचआरडी मिनिस्ट्री तो पूरे 135 करोड़ के डेवलपमेंट की बात करती है। मैं स्पेशली बात हाँ कर जी। रहा हूँ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके एचआरडी को कौन गवर्न करता है? मानव संसाधन को सर? जी सर मानव संसाधन विभाग ही मैनेज करता है। अच्छा, पर्सनल मिनिस्ट्री भी है जो सरकारी कर्मचारियों के एचआरडी को गवर्न करती है, जिसके हेड खुद पीएम होते हैं? सर नीति आयोग की बात कर रहे हैं सर इस संबंध में? नीति आयोग नहीं, कार्मिक लोक शिकायत तो पेंशन मंत्रालय अलग से होता है हमारे देश में। हाँ जी सर, हाँ जी। वो कार्मिक विभाग होता है एक तो। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनके एचआरडी को वो गवर्न करता है। चलिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी आप जरूर जान रहे होंगे मुझे लग रहा है। सर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा, जो आफ्टर एलपीजी जो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, हाँ जी। पब्लिक चॉइस थ्योरी है, गुड गवर्नेंस है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये तो खैर आपने मेंस में भी पढ़े हाँ होंगे जी सर, RAS हाँ के। जी सर। तो इन सब चीजों का एचआरडी से क्या रिलेशन है? इन्होंने एचआरडी को प्रमोट किया है या क्या कहा है इन्होंने एचआरडी के बारे में? सर एचआरडी इससे पूरी तरह से संबद्ध है, क्योंकि अगर हम गुड गवर्नेंस देंगे, जहां मानव का विकास हो गया वो एचआरडी अपने आप उससे लिंक हो जाती है। जहां सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो मनुष्यों का विकास करे या शिक्षा का विकास करे या समाज में अच्छे संबंध बनाकर चले, तो उसका संबंध सीधे सीधे मानव संसाधन के विकास से ही जुड़ के निकल के आता है। क्या एचआरडी में नैतिकता भी शामिल है? एथिक्स, हाँ जी सर, शामिल है? हाँ जी सर, शामिल है। केवल एफिशिएंसी और इकोनॉमी की बात नहीं करते हम एचआरडी में। सर एचआरडी में टोटल कुछ भी ऐसी कोई भी योजना या ऐसा कोई भी विषय जो मनुष्यों के विकास से संबद्ध हो जाता है, वो एचआरडी में अपने आप शामिल हो जाता है। अगर हम नैतिकता की बात करें तो नैतिकता भी मानव से ही जुड़ी है। अगर अब मानव में नैतिकता आ जाएगी तो बाकी चीजें अपने आप सीधी होती चली जाएंगी। तो मुझे लगता है सर कि ये मानव नैतिकता जो है वो प्रबंध और प्रशासन से पूरी तरह से संबंधित है। ओके, चलिए, वेरी गुड। आपके अंडर में दो लोग कोई आते हैं, आपको किसी एक को अपॉइंटमेंट करना है। एक ज्यादा नैतिक है और कम कार्यकुशल है, और दूसरा ज्यादा कार्यकुशल है और कम नैतिक है, आप किसे प्रायोरिटी देंगे? सर जो ज्यादा नैतिक है, क्योंकि अगर उसमें नैतिकता है तो वो कार्यकुशलता अपने आप आ जाएगी उसमें धीरे धीरे। लेकिन जो कार्यकुशल है लेकिन नैतिकता में गड़बड़ी है, तो भ्रष्टाचार और बेईमानी के रास्ते पर चलेगा धीरे धीरे, और जो कार्य उसको सौंपा गया है उससे वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा और भटक जाएगा अपने रास्ते से। नहीं, मेरा तो कहना है कि भाई व्यक्ति कार्यकुशल है तो नैतिकता तो सिखाई जा सकती है उसे, कि भाई भ्रष्टाचार नहीं नहीं सर, करना, कानून बना के या दंड दे के उसे नैतिक हम बना सकते हैं। सर नैतिकता तो हमारे अंदर से आती है। ऐसा मेरा मानना है कि नैतिकता तो हमारा अपना निजी गुण है, जिसको हम बहुत जोर जबरदस्ती करके नहीं सिखा सकते। लेकिन अगर अच्छी नैतिकता है तो अपने आप कार्यकुशलता धीरे धीरे वो नैतिकता आपके व्यवहार में, आपके काम में, भले वो स्लो चलेगी पर वो नजर आएगी और सक्सेस होगी आगे जा करके। अच्छा, मतलब आपके अनुसार हर नैतिक व्यक्ति कार्यकुशल होता है? कार्यकुशल होना पड़ता है सर, धीरे धीरे वो कार्यकुशलता की ओर अपने आप। गांधी जी धीरे चले पर लंबा चले, पर फाइनली जीत हुई। भले उनका अकेले का योगदान नहीं, बहुत बहुत लोगों का योगदान था। ऐसे ही नैतिकता से आप धीरे चलेंगे तो भी आप सक्सेस जरूर होंगे। लेकिन जो कार्यकुशल है और नैतिकता अगर नहीं रही तो वो अपना निजी स्वार्थ के ऊपर आ जाएगा वो व्यक्ति। चलिए ठीक है, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है पुराने कानूनों से नया भारत नहीं बन सकता, क्या मतलब है इस बात का?
कानून तो बहुत बन गए सर, लेकिन अब उनमें संशोधन की जरूरत है समय और परिस्थितियों के हिसाब से। जिस समय ये कानून बनाए गए थे उस समय की परिस्थितियां अलग थी, उस समय का भारत अलग था। आज का भारत अलग है, आज की परिस्थितियां अलग है, आज शिक्षा का स्तर अलग है, पहले अलग था। तो जो समय के साथ साथ जो परिवर्तन हुआ है उसी हिसाब से अब ये जरूरी है कि हम कानूनों में भी थोड़ा परिवर्तन लाएं। किस कॉन्टेक्स्ट में ये सब बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? तो ये अभी तो चर्चित मुद्दा है हमारा कृषि बिल, कि इतने साल पहले बना और अगर ये परफेक्ट होता तो उसमें फिर परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं होती। कोई भी कानून जो सरकार नया ला रही है, चेंजेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश है। और अगर 20 साल पहले से या 10 साल पहले से हम चलते रहे तो नया भारत कैसे बनेगा? आप सरकार के साथ हैं, किसानों के साथ हैं? सर मैं दोनों के साथ हूँ। दोनों के दोनों साथ? की अपनी अपनी, अगर ये बातचीत करके लाया जाता, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के अगर ये काम किया जाता तो शायद इसके नतीजे थोड़े अच्छे होते। सरकार बहुत अच्छा बिल लाई है, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है, समझ की कमी है थोड़ी सी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। ललित सर। जी सर, विश्लेषण करें। अच्छा, नहीं मेरी तरफ से तो बहुत बढ़िया। शिल्पा जी तो आप चूंकि 20 साल से अपने फील्ड की मास्टर हैं तो उसमें तो कोई कमी है ही नहीं है, और टीचर हैं, एचओडी हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी सुझाव देने की जरूरत है। सब बढ़िया है, खूब अच्छा है। बस अपना इसी को कंटिन्यू करें और सिलेक्शन तो बिल्कुल होना ही चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। जी। एक मिनट शिल्पा जी ना। हाँ जी सर। एक काम जरूर शिल्पा जी कर सकते हैं कि एचआरडी हाँ से जी जुड़ी सर। कुछ चीजें जो और इग्नो के नोट्स, या खैर आप तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो कोई सोर्स या हाँ जी मटेरियल सर। नहीं होगी, थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा देख लें उसका डेवलपमेंट, ओरिजिन, एलएनटी, जी सर। एलएनटी के बाद क्रॉम्पटन ग्रीव्स था या और कई सारी प्राइवेट कंपनीज थी, देन पीएसयू में आया था, ठीक है सर। देन फिर बिल्कुल। 85 में एचआरडी मिनिस्ट्री हमने बनाई थी। ठीक है एचआरडी सर। मिनिस्ट्री बेसिकली जो पूरी पॉपुलेशन है उसको गवर्न करती है एचआरडी के लिए। ठीक है सर। अब फिर उसके बाद हमने पर्सनल मिनिस्ट्री बनाई थी 86 में, जिसका ठीक है सर। फोकस केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एचआरडी के ऊपर है। ठीक है सर। फिर ये कॉन्सेप्ट कैसे एनपीएम से जुड़ा है, पब्लिक चॉइस थ्योरी से जुड़ा है, गुड गवर्नेंस से जुड़ा है, अब क्या स्टेटस है इसका। ठीक है। जब एचआरडी है आपका एलएनटी, और एलएनटी अब आजकल चर्चा में है, अयोध्या का मंदिर बना रही है, तो फिर अब हाँ आपको वो जी सर। चीजें भी पता होनी चाहिए। चीजें इसी तरह से जुड़ती हैं एक दूसरे से, तो इस सेक्शन को और देख लीजिए। बाकी ठीक है सर। मेयो, फ्यूल, टेलर, उन सबकी थ्योरीज भी पता होनी चाहिए अच्छे से। जी सर। तो आपका मैक्सिमम इंटरव्यू इसी के इर्द गिर्द होगा। ठीक है सर, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको एक बार पूरा जमा लूंगी इसको, जी, एक बार उसको एक वो के कर बाद एक। जी 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 जी। बाकी तो बढ़िया है सब। सर मेरे ही सब्जेक्ट पे मैं ज्यादा कंसंट्रेट करूं, हाँ बहुत ज्यादा बिल्कुल पास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपसे तो मतलब नेचुरल सी बात है, 3 लोग जो बोर्ड में है तो कुछ ना कुछ तो इतना जानते होंगे एचआरडी के बारे में। अब अगर ना जानते हो तो भाई अब ये आपके लिए तो नुकसान है कि ना जानते हो, वो तो है कि जानते हो तो आप तो मास्टर हैं उस चीज की 20 साल से। तो बल्कि आप भी कोशिश करें कि अपने इंटरव्यू को अपने इसी डिपार्टमेंट तक आप समेट के रखें। को इस तरफ टॉपिक की तरफ मोड़ के चलें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप भी पूरा ये कोशिश करें। ठीक है सर, बिल्कुल। जी तो सर जी शिल्पा जी। हाँ जी सर। देखें, पहले हम नॉलेज पार्ट की बात करते हैं। तो नॉलेज पार्ट में आपको मैंने सबसे पहले पॉलिटी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उसमें हाँ जी। आप जैसे जनजातियों की आप बात करते हैं तो जनजातियों हाँ से जी। आंसर आपके नहीं मिल पाए। उनके जी अनुच्छेद सर। जनजाति आयोग बना हुआ वो किस ठीक है सर। तहत स्थापित है, तो ये सारे आंसर आपके रुके हुए थे। तो कोई भी करंट पार्ट है आपको आंसर देते हैं तो उसका संवैधानिक पक्ष आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर। फिर जो व्यक्ति पॉलिटी का बैठा होगा पैनल में वो फिर संविधान पे जाएगा सीधा, तो वहां फिर आपका पार्ट कमजोर नहीं होगा। अभी इन दिनों जो मुद्दे चल रहे हैं जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये जैसे कृषि विधेयक, बिल अधिनियम,
अधिनियम, अध्यादेश, तो इनके अनुच्छेद वगैरह आपको पता होने चाहिए। राष्ट्रपति अमेरिकी चुनाव है राष्ट्रपति के, तो भारतीय राष्ट्रपति के अध्यादेश, अधिनियम वगैरह सारे, शक्तियां वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा जो आपके एथिक्स के जो क्वेश्चन थे उसमें आपने जो उत्तर दिया कि सरकार की योजनाओं वगैरह को लागू करना, वो उत्तर है सत्यनिष्ठा का, वो ईमानदारी का नहीं है। ईमानदारी सत्यनिष्ठा का एक छोटा सा पार्ट है। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो एथिक्स के जो टर्म्स हैं उनके प्रॉपर आंसर आपको आने चाहिए 1 या 2 लाइन में। यहाँ बहुत बड़े दे देते हो आप, जैसे तटस्थता का उत्तर आपने 7 लाइन में दिया है, मतलब से आप हम लिखे तो 7 लाइन्स होगी, तो इतना छोटा करना। हाँ, उसमें ही सब जगह आपके उत्तर काफी बड़े होते हैं, तो इन बड़े उत्तरों के बजाय आप पॉइंट में 1 2 3 4 पॉइंट्स बता दें तो आपके लिए ज्यादा नॉलेज है उसका, और उसको पॉइंट आउट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है सर। राजस्थान जीके में कोटा, उदयपुर, जहां आप संबंधित हो, प्लस राजस्थान के एकीकरण पूरा आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री की प्रमुख घटनाएं आपको पता होनी चाहिए। ये सारा आपका नॉलेज आना चाहिए। तो राजस्थान करंट पता हो, राजस्थान जीके जो स्टैटिक जीके है वो आपको आना चाहिए। और ये एक लाइन आप कई बार बोले, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो आप ट्राई करें कि इसको जरूरत पड़े तो 2-3 बार बोल लें। अगर आप इसको 10 बार बोल देंगे तो ये आपके लिए नेगेटिव जाएगा। तो ये नॉलेज आपको बताया। फिर हम लोग अगर पर्सनैलिटी पार्ट की बात करें तो आप कॉन्फिडेंट हो, आपका वाक्य संरचना अच्छी है, भाषा शैली अच्छी है, शब्द चयन अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज बढ़िया है, आप हम्बल हैं, आपके फेस पे स्माइल आपकी व्यक्तित्व को और अच्छा बनाती है। तो ये पार्ट बेहतरीन है, मतलब आपके अंदर एक आरएस नजर आता है, एक प्रशासिका लगती हो, पर नॉलेज पार्ट का जो वीकनेस है उसको दूर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है ना। राजेश सर ने भी यही, वो कहीं आउटर है जो जुड़ नहीं पा रहे वापस, तो उन्होंने बोला कि करंट इश्यूज और जो उन्होंने रिलेटेड मुद्दे पूछे हैं उस नॉलेज पार्ट को अच्छा पढ़े, व्यक्तित्व पार्ट बढ़िया बताया। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। ओके जी, अतुल सर।